Hello everyone, class 10th students. As you told me that you have some problem in this topic, transportation in human beings. That's why I am explaining this topic today. Okay. This is chapter life processes. लाइफ प्रोसेसेस में आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा, न्यूट्रिशन पढ़ा और आपने पढ़ा ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स पढ़ा होगा और ये जो टॉपिक जिसमें आपने मुझे प्रॉब्लम बताई, इट इज ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स में जो ट्रांसपोर्टेशन है वो 3 चीजों के थ्रू होता है: हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड. ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं: आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. ओके. जो हार्ट होता है ह्यूमन बींग्स में वो 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड होता है. लेफ्ट एंड राइट, 2 पार्ट्स. लेफ्ट एंड राइट में भी एक अपर पार्ट दैट इज कॉल्ड एट्रियम और दूसरा लोअर पार्ट दैट इज कॉल्ड वेंट्रिकल. सो 2 एट्रियम लेफ्ट एंड राइट, 2 वेंट्रिकल लेफ्ट एंड राइट मीन्स it is divided into 4 chambers in human beings. Next, blood vessels, arteries. अब इनमें क्या डिफरेंशिएशन है? जो thick walled blood vessels होते हैं वो arteries होते हैं. Arteries के थ्रू जो blood है वो हार्ट से all body parts तक जाता है. ओके. सेकेंड, veins. Veins होते हैं thin walled blood vessels होते हैं. Thin walled मीन्स इनका काम क्या होता है? सारे ब्लड, सारी बॉडी पार्ट से जो ब्लड है उसको लेकर के वापस हार्ट तक पहुंचाने का काम वेन्स करते हैं. थर्ड, कैपिलरीज. जो बिल्कुल थिनेस्ट ब्लड वेसल होते हैं, दोज आर कॉल्ड कैपिलरीज. जो पूरी बॉडी में आपको एक नेटवर्क फॉर्म में फैले हुए दिखाई देते हैं, दोज आर कॉल्ड कैपिलरीज. ब्लड क्या होता है आप लोग जानते हैं. ब्लड जिसमें आरबीसी प्रेजेंट होता है, डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होता है और साथ में क्या होता है, प्लेटलेट्स होती हैं एंड प्लाज्मा. ओके. अब लिम्फ क्या है? ये तो हो गया ब्लड जो 4 कंपोनेंट से मिलकर के बना है. लिम्फ आपने देखा होगा कहीं पे चोट लग जाती है तो कई बार ऐसा होता है ब्लड नहीं आता, कुछ वाइट सलाइवा टाइप का रहता है, पानी जैसा. दैट इज कॉल्ड लिम्फ, जिसमें आरबीसी प्रेजेंट नहीं होता. सिर्फ आरबीसी नहीं होता है, उसमें डब्ल्यूबीसी भी होते हैं, प्लेटलेट्स भी होते हैं और प्लाज्मा तो है ही है. उसे कहते हैं लिम्फ. लिम्फ ब्लड वेसल्स में नहीं रहता है, ये कैपिलरीज के थ्रू जो ब्लड बाहर आ जाता है, कैपिलरीज के थ्रू जो ब्लड फिल्टर होकर बाहर आ जाता है, मसल्स में आ जाता है, दैट इज कॉल्ड लिम्फ. अब हम आगे पढ़ेंगे कि ये जो सर्कुलेशन है ये होता कैसे है. हमारा जो हार्ट है वो एक पंपिंग मशीन का काम करता है. पंपिंग मशीन जिसके थ्रू ये ब्लड को सारे बॉडी पार्ट्स तक भेजता है. ठीक है. अब ये पूरा प्रोसीजर मैं आपको सिंपल 6 स्टेप्स में क्लियर करूंगी, जिससे आपको लर्न भी हो जाएगा हैंड टू हैंड और सारी चीजें क्लियर भी हो जाएंगी. हमारा जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है, जिसे हम कहते हैं हार्ट बीट. राइट. अब 2 चीजें आपको समझनी जरूरी है: ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होता है जिसमें ऑक्सीजन मिक्स्ड होती है. अब ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी ब्लड को? लंग से. क्योंकि जो हम इनहेल कर रहे हैं तो ऑक्सीजन हमारे सीधे पूरे ट्रैक से होती हुई, जो आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पूरा पढ़ा है, जा रही है कहाँ? लंग्स में. लंग्स में एल्वियोलिस के थ्रू ये ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरीज में आ जाता है, ब्लड में मिक्स हो जाता है. जब ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स हो जाता है तो उसे कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है. और जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है, उसे हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. अब कौन से वो पूरे 6 स्टेप्स है, ध्यान से देखिए.
फर्स्ट ऑफ ऑल लंग्स में हमने इनहेल की, ऑक्सीजन आ गई, वहां से ब्लड ने ऑक्सीजन ले ली और ये बन गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू फर्स्ट स्टेप कहाँ जाएगा? लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। पल्मोनरी वेन के थ्रू ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया लेफ्ट एट्रियम में। अब जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा तो अपर पार्ट का जो ब्लड है वो ऑटोमेटिकली इस वॉल्व के थ्रू, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व होता है, सेम राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में भी एक वॉल्व होता है जो वन वे वॉल्व होता है। यानी एट्रियम से ब्लड कॉन्ट्रैक्ट होने पर वेंट्रिकल में आ सकता है, उसके बाद में इस पर एक फ्लैप लग जाता है जिससे भले ही इंसान शीर्षासन कर ले फिर भी ये ब्लड वापस वेंट्रिकल से एट्रियम में नहीं जाता है। यानी ये वन वे वॉल्व होता है एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में। तो जब कॉन्ट्रैक्शन होगा हार्ट का तो लेफ्ट एट्रियम से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, स्टेप 2। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड मेन आर्टरी के थ्रू, आर्टरी थिक वॉल्ड आर्टरी के थ्रू जिसका नाम है एओर्टा, इसके थ्रू आएगा बॉडी पार्ट्स में। अभी भी ये कैसा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब जो बॉडी पार्ट्स में ब्लड आया, क्यों आया? जिससे कि सारे जितने भी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं वहां पर रेस्पिरेशन प्रोसेस कंप्लीट हो सके। आप जानते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या होता है? बहुत से बच्चों को इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। बहुत से इनहेलिंग और एक्सहेलिंग को रेस्पिरेशन समझते हैं, जबकि ये सिर्फ एक ब्रीदिंग होता है, ओनली ब्रीदिंग। टू इनहेल और टू एक्सहेल इट इज कॉल्ड ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है वो सेल्स में होता है, बॉडी के अंदर सेल्स में होता है। कैसे? जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट्स में पहुंचा, बॉडी पार्ट्स में ऑलरेडी जो आपने खाना खाया था, जो न्यूट्रिशन आपको मिला था, उसके थ्रू आपके पास में ग्लूकोज प्रेजेंट है, राइट? फूड मींस फूड। जब इसमें ब्लड के थ्रू आई हुई ऑक्सीजन कंबाइन होती है तो यहाँ पर रेस्पिरेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है तब जब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है। तो मेन जो सोर्स है हमारा एनर्जी का वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेशन प्रोसेस है, जिसके बिना बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी और कोई भी लाइफ प्रोसेस बॉडी नहीं कर पाएगी। तो जब ग्लूकोज के साथ में ऑक्सीजन मिलती है तो निकलता है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। ये कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ब्लड ले लेता है, ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर रेस्पिरेशन लेता है। अब ब्लड कैसा हो गया? डीऑक्सीजनेटेड हो गया। अब ये वाटर कहाँ जाएगा? या तो स्वेटिंग के थ्रू बॉडी के बाहर जाएगा, या जो एक्स्ट्रा वाटर है वो यूरिन के थ्रू बाहर जाएगा, और जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं जो सेल में लगातार चलती रहती हैं उनके लिए भी वाटर की जरूरत होती है। सॉल्युबल फॉर्म में चीजें चाहिए होती हैं सेल को, इसलिए ये वाटर वहाँ यूज होता है और एक्स्ट्रा वाटर जो होता है बॉडी के बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तीसरी चीज एनर्जी, जो जरूरी है। हमारी सारी जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस है सबके लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो हमें यहाँ पे एटीपी फॉर्म में मिलती है। एटीपी फॉर्म, ये सारी चीजें आप लोग डाइजेशन में पढ़ चुके हैं, न्यूट्रिशन में पढ़ चुके हैं। अब ये जो बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये जाएगा राइट एट्रियम तक। दिस इज फोर्थ स्टेप। किसके थ्रू जाएगा? मेन वेन के थ्रू जाएगा। इट इज कॉल्ड वेना कावा। वेना कावा मेन वेन के थ्रू बॉडी पार्ट से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा राइट एट्रियम में, और जब वापस से कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो जिस समय लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है ब्लड ऑक्सीजनेटेड, उसी टाइम पे राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जा रहा है वाल्व 2 के थ्रू ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पर कंप्लीट हो गया हमारा फिफ्थ स्टेप। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा लंग्स तक। क्यों जाएगा? क्यों जरूरी है?
वापस लंग्स तक पहुंचाने के लिए इट इज सिक्स्थ स्टेप, क्योंकि अब जो ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है उसे एक्सेल आउट करना है। तो वो कैसे होगा, जब ये ब्लड पहुंचेगा लंग्स में, वहां कार्बन डाइऑक्साइड फिर एक्सचेंज होगा ऑक्सीजन से, और इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम नोस्ट्रल्स के थ्रू एक्सेल आउट कर देते हैं। अब एक चीज आप देखिए, इस हार्ट से 2 बार ब्लड क्रॉस हो रहा है। एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है और दूसरी बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। इसे कहते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है आपसे कि ये लेफ्ट और राइट पार्ट्स में डिवाइडेड क्यों होता है, बीच में ये सेग्रीगेशन क्यों है? क्योंकि ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड से और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट रखने के लिए लेफ्ट और राइट सेग्रीगेशन हार्ट में प्रेजेंट होता है। इसके साथ ही हमारा आज का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आप सबको अब क्लियर समझ में आ गया होगा। इन 6 स्टेप्स को लर्न कर लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का। थैंक यू।